जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में, जो बहुभुज के अंदर ही आता है। दोस्तों, चतुर्भुज के बारे में बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं, पर जैसे ही समलंब चतुर्भुज में जाते हैं उनका क्वेश्चन फंसना शुरू हो जाता है। तो उसका सबसे बड़ा मेन जो जड़ है, उसका मेन जो प्रॉब्लम है वो है उसकी बेसिक, यानी थ्योरी क्लास आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आपको इतने अच्छे से समलंब चतुर्भुज के वो सारे थ्योरी पढ़ा देंगे कि क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने लगेगा। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे फटाक से आपके दिमाग में आइडिया आएगा, तो ऐसे बनेगा। आइए, विश्वास करिए, अगर आपके पास 15 से 20 मिनट समय है तो बिल्कुल ये कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों बहुभुज। बहुभुज किसको कहते हैं? आप जानते हैं 3 या 3 से अधिक भुजा मिलेगा किसी समतल आकृति पर, तभी कोई एक क्षेत्रफल बन पाएगा, किसी का क्षेत्रफल बन पाएगा। जैसे अब 2 भुजा है तो इसका खेत कहां तक है, लेकिन एक और घेर देते हैं तो 3 भुजा हो गया, तो पता चल गया कि किसी व्यक्ति का खेत इतना ही है। यानी कम से कम 3 भुजा तो होना ही चाहिए। यानी आप ये कह सकते हैं कि बहुभुज आप त्रिभुज को भी बोल सकते हैं। बहुभुज किसको बोल सकते हैं? त्रिभुज को बोल सकते हैं। बहुभुज किसको बोल सकते हैं आप? चतुर्भुज को बोल सकते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज को बहुभुज बोल सकते हैं। आप बहुभुज पंचभुज को भी बोल सकते हैं। आपको मन है तो पंचभुज को भी आप बोल सकते हैं। आपका मन करे तो अष्टभुज, षष्ठभुज, 10 भुज किसी को भी बोल सकते हैं। आपका मन है कि 10 भुज को क्या हम बहुभुज बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। आपका मन है पंचभुज है, आपका मन है कि षष्ठभुज को भी हम क्या बहुभुज बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी कम से कम 3 भुजा होना चाहिए, या 3 से अधिक भुजा से बंद कोई भी आकृति बहुभुज ही कहलाती है। सपोज करिए मैं एक सिंपल सा आकृति बनाता हूं, जैसा कि आप लोग इसको जानते भी होंगे। ये देखिए, ये क्या है? यह एक षष्ठभुज है। इसमें 6 भुजा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा। टोटल 1 2 3 4 5 6 6 भुजा है। यह षष्ठभुज है और षष्ठभुज भी बहुभुज ही कहलाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं यहां पर चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर 4 भुजा है। जिसके अंदर 4 भुजा है वो सब चतुर्भुज है। जैसा कि आपने देखा होगा, इसको आप क्या बोलेंगे? चतुर्भुज ही बोलेंगे। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? चतुर्भुज ही बोलेंगे। अब बताइए, इसको क्या बोलेंगे? चतुर्भुज ही बोलेंगे। क्या इसको चतुर्भुज नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। क्या इसको चतुर्भुज नहीं कहेंगे? हाँ, चतुर्भुज ही कहेंगे। पर यहां पर क्या होता है, इनके भुजा और कोण के आधार पर ये अलग अलग इनके नाम हो जाते हैं। कोई वर्ग होगा तो चारों साइड बराबर होगा, वर्ग होगा, और उसको समचतुर्भुज भी कह सकते हैं, क्योंकि चारों साइड बराबर है, चारों भुजा है, बराबर है तो समचतुर्भुज है। अब यहां पर जिसकी 2 भुजा आमने सामने की समानांतर हो और 2 समानांतर नहीं हो, 2 समानांतर नहीं होने का मतलब कि दोनों आगे बढ़ने पर एक दूसरे से मिल सकता है, वह एक समलंब चतुर्भुज होगा। तो हम आज इसी का बात करने वाले हैं। अधिकतर बच्चे इसी में फंस जाते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है। तो आइए समझते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की आकृति कुछ इस तरह की होगी। समलंब चतुर्भुज में 2 भुजा आमने सामने की समानांतर होगा और 2 समानांतर नहीं होगा। जैसे सपोज करिए 2 समानांतर भुजा का मतलब है कि ये दोनों भुजा कभी भी एक दूसरे को ऐसे जाके काट नहीं सकता है। समानांतर का मतलब है कि समान अंतर पर वो जाएगा। समझिए, यहां 5 सेंटीमीटर दूरी, तो यहां भी 5 ही, यहां भी 5 ही है। हर जगह 5-5 सेंटीमीटर दूरी है। ये आगे भी बढ़ाए तो 5 सेंटीमीटर का ही दूरी रहे, यानी कभी भी एक दूसरे को नहीं मिले, एक दूसरे को नहीं काटे। यह समानांतर रेखा कहलाता है। और असमानांतर रेखा, एक इधर से गया, एक इधर गया, कहीं काट दिया। तो ये समलंब चतुर्भुज में क्या होता है
कि दो भुजा, कोई दो भुजा समानांतर होगा आमने सामने का और बाकी दो भुजा कभी समानांतर नहीं होगा। अब इन दो भुजा को देखिए, अगर इस तरफ जा रहा है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को काट देगा, तो वह समानांतर नहीं है। पर ये दोनों भुजा जो देखिए, आगे कितनों बढ़ाइएगा तो बस ऐसे ही चलते रहेगा। इसको इधर की तरफ भी कैसे भी बढ़ाइएगा, ये समान गैप पर चलते रहेगा। ये दो भुजा समानांतर है, दो समानांतर नहीं है, अतः यह समलंब चतुर्भुज का पहचान है। समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज कोई भी हो, चतुर्भुज कोई भी हो, इसके अंतः कोण 360 डिग्री होता है, चारों अंतः कोण मिला के, और बाहर का भी चार कोण 360 डिग्री ही होता है। इसके अंतः कोण की बात करिए, इसके अंतः कोण की बात करिए तो 360 डिग्री ही होगा। और बाहर के कैसे निकाला जाता है, बात को समझिए। मान लीजिए ये वर्ग है, 90 90 90 चौका 360, एक बाहर बढ़ा दिए तो इधर 90 इधर भी 90, एक भुजा बाहर बढ़ाएंगे, फिर इस भुजा को बाहर, इस भुजा को बाहर, यानी एक भुजा को एक ही तरफ बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ नहीं। ऐसा नहीं कि इधर भी बढ़ा दिया इधर भी बढ़ा दिया ना, इस भुजा को इधर बढ़ाए, इस भुजा को इधर बढ़ाए, इस भुजा को इधर बढ़ाए, इस भुजा को इधर बढ़ाए। अब हुआ क्या है, बात को समझिए। यहां पर तो 90 डिग्री का कोण तो होगा ही। अब सीधी रेखा पर 180 होता है तो 90 इधर भी होगा। सेम उसी प्रकार इधर 90 होता है तो एक सीधी रेखा पर 180 का कोण, तो इधर भी 90 डिग्री। ये बताइए, इधर 90 डिग्री हुआ, इधर 90, तो सीधी रेखा पर कितना, इधर भी हो जाएगा 90, क्योंकि 90 90 180। ये बताइए, इधर 90 डिग्री का कोण है तो सीधी रेखा पर इस पर पूरा 180 होना चाहिए, तो 90 है तो इधर 90। अब बताइए, बाहर में 1 2 3 4, बाहर में 4 गो 90 90 वाला, तो बाहर का सभी कोण का योग 360 डिग्री हुआ, अंदर भी 90 90 तो 360 डिग्री हुआ। अब एक बात को अपने दिमाग में फिक्स कर दीजिए कि कोई भी चतुर्भुज होगा रे बाबू, उसके सभी अंतः कोण का योग 360 डिग्री और सभी बाह्य कोण का योग भी 360 डिग्री ही होगा और कुछ नहीं होगा। पक्का, चाहे वो वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, सभी अंतः कोण का योग 360 डिग्री, सभी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री। ये फिक्स है, ये बदल नहीं सकता है। अब क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। हालांकि इसको समलंब चतुर्भुज का जब एरिया निकालिएगा तो एक चीज पता होना चाहिए, इसकी ऊंचाई। ऊंचाई कैसे होगा, तो दो समानांतर भुजा है ना, इससे सीधा लाइन खींचिए, इन दोनों के बीच की दूरी। जैसे यहां से मैंने एक सीधा लाइन, मैं एक सीधा लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है। अरे मान लीजिए मैंने एक सीधा लाइन खींच दिया और इसको हम H बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, H बोल सकते हैं। तो अब इसका जो क्षेत्रफल होगा ना, वो होगा 1/2 समानांतर भुजा का योग। समानांतर भुजा एगो AB है, एगो CD है, इसको जोड़ देना होगा, AB + CD। इसको बंद कर दीजिए, हाइट से गुना कर दीजिए, बस हो गया। तो जब कभी आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो ये वाला भुजा दिल रहेगा, ये वाला भुजा दिल रहेगा, ये ऊंचाई दिल रहेगा। बस क्या करना है, ये वाला भुजा जोड़ के लिख देना है, H से गुना कर देना है, 1/2 कर देना है, यानी उसका आधा कर देना है, हो गया। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है। अब बात करते हैं आगे, जब कोई समलंब चतुर्भुज होगा तो ये आमने सामने की भुजा समानांतर है। अब इसके मध्य बिंदु AD और BF के मध्य बिंदु है ना। अब इसके मध्य बिंदु मान लीजिए यहां पर है, ये अगर 12 सेंटीमीटर रहा होगा तो 6, ये 14 रहा होगा तो मान लो 13 पर। इन दोनों को मिला देने पर जो एक रेखा बनती है EF, इसकी लंबाई निकालना है तो ई दोनों के जोड़कर आधा कर दीजिए बस, यानी AB और जोड़ दीजिए CD, छोटका बड़का को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, ई वाला के लंबाई निकल गया। क्लियर है। अच्छा, घटा के आधा किया जाता है, एक और लाइन है जिसकी लंबाई निकलता है, देखना चाहते हैं, आइए देखिए।
जैसे देखिए समलंब चतुर्भुज है, ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, तो ये दोनों विकर्ण के मध्य बिंदु, मान लीजिए यह विकर्ण 20 मीटर होगा तो 10 पर एक डॉट दिए, ये वाला 24 होगा तो 12 पर डॉट दिए, आई दोनों के मध्य बिंदु को मिला दिए तो EF हुआ। और EF की जो इस बार लंबाई होगी, देखिए ये अलग है, ये सीधे है, समझ रहे, इसमें विकर्ण नहीं खींचे हैं, इसमें विकर्ण खिंचाया, तो विकर्ण के मध्य बिंदु, ये वाला विकर्ण, ये वाला विकर्ण के मध्य बिंदु है, और इस मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की जो लंबाई होगी वो क्या होगी बाबू, तब बस इनका अंतर का आधा, तब बड़का ई ना है, तब बड़का ई है CD, और छोटका हो गया AB, छोटका कौन हो गया AB, इसका अंतर करके आधा कर दीजिए तो ई वाला का लंबाई हो गया। सपोज करिए कि यह 20 मीटर है, यह 20 मीटर है, सपोज करिए यह 14 मीटर है, ठीक है। अब EF की लंबाई अगर निकालनी है, EF की लंबाई, तो 20 में से 14 माइनस करिए बट्टा 2 करिए, 20 में से 14 गया 6, 6 को 2 से भाग दिए तो 3 मीटर हो गया, ये हो जाएगा आपकी लंबाई। क्लियर है? बहुत बेहतरीन तरीका है गणित ना, जब बेसिक से एकदम शुरुआत से सीखिएगा ना तो गणित बड़ा आसान चीज है। हाँ, हार्ड होता तो हम भी नहीं पढ़ते ना पढ़ाते। अब ये देख लीजिए, यहां पर आप बात करिए समलंब चतुर्भुज जब है, हमने देखा कि समलंब चतुर्भुज में विकर्ण होता है, तो चलिए विकर्ण क्या किया, 4 पार्ट बांट दिया इस समलंब चतुर्भुज का। देखिए ना 1 2 3 4 पार्ट कर दिया कि ना। तो देखते हैं कौन सा एरिया देकर कोई और एरिया पूछ लेता है, कैसे सवाल को बनाइएगा उस टाइम। तो जरा गौर करिएगा, यहां पर गौर करिएगा, ई वाला और ई वाला बराबर रहता है, ई या ई बराबर कभी नहीं होता है। ई वाला देखिए नहीं, बहुत बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, और ये देखने में ही बराबर लग रहा है, तो ई वाला बराबर रहता है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, एक और लिख देते हैं O, मान लेते हैं यहां पर जो बिंदु है कटान बिंदु O है, तो AOD, यानी आप कह सकते हैं त्रिभुज AOD बराबर किसके, त्रिभुज किसके, मान लीजिए ना BOC के, यानी त्रिभुज BOC के। अब इससे क्या फायदा आपको होने वाला है, हो सकता है कि इसका दे देगा कि 72 वर्ग मीटर एरिया है, तो इसका एरिया बताइए, डायरेक्ट ना टिप दीजिएगा, अरे ओहो 72 होगा। समझे कि नहीं समझे? अब समझिए, एक बात आप समझ गए। अब यहां से अब मान लिया जाए कि यहां से अगर आप चलते हैं तो DAC का एरिया उसी तरह DCB का एरिया होगा। यानी आप यहां से चलिए DAC, आप कहिए त्रिभुज DAC का एरिया, हम DAC चले तो D से इधर के तरफ ऊपर पहुंचे, इस लाइन के इस शीर्ष पर, तो DAC का एरिया, अब DCB फिर ऊपर यहां से होके आना है, यानी आप कह सकते हैं त्रिभुज D इधर से जा सकते हैं, BC का एरिया DBC का एरिया भी होता है बराबर। यहां से इस शीर्ष से चले नीचे आए, तो फिर यहां से इस शीर्ष से जाकर नीचे यहां आए, ये दोनों एरिया क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये देखिए, हमने कहा कि समलंब चतुर्भुज में क्या है, ये मान लीजिए ABCD चारों शीर्ष बिंदु है, तो यहां पर क्या हो रहा है, 1 2 3 4 पार्ट में एरिया बट गया ना। अब क्या होगा, कोई 3 देकर 1 पूछ देगा, कैसे बनाइएगा सवाल, बात को समझिए। इसमें क्या होता है कि आमने सामने वाला का गुणनफल, यानी A1 गुना A3 बराबर होता है A2 गुना A4 का, A2 गुना A4 एरिया बराबर होता है। इससे क्या होगा कि कोई मान लीजिए 3 चीज दिया जाए या एगो पूछ दिया जाए, तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बात समझे। यानी
आमने सामने वाला एरिया का गुणनफल, आमने सामने वाला एरिया का गुणनफल आपस में बराबर होता है। यह बहुत बेहतरीन थ्योरी है, इससे बहुत सवाल आप आसान तरीके से बना सकते हैं। अक्सर सवाल इस पर पूछा जाता है, अक्सर सवाल इस पर आता है। मान लीजिए ये दे दिया 72 वर्ग मीटर, ई दे दिया 18 वर्ग मीटर, ई दे दिया 36 वर्ग मीटर, ई वाला पूछ दिया। अब मान लीजिए ये दे दिया आपको 36 वर्ग मीटर, ई दे दिया 18 वर्ग मीटर, ई वाला दे दिया 72 वर्ग मीटर, पूछ देगा ई वाला एरिया क्या होगा। तो अब A4 पूछा गया है, तो A1 आपको पता है 18, चलिए A3 पता है कितना 72 पता है बराबर, A2 कितना है, A2 देखिए A2 36, A4 निकालना है। अब बोलिए 36 दूना क्या हो गया 72, 36 दूना 72, 18 दूना कितना गया 36, 18 दूना 36, बात खत्म। ये हो गया A4 का एरिया, A4 का एरिया 36 हो गया। अब बताइए A4 का एरिया कितना गया 36 वर्ग मीटर। और थोड़ा देर पहले मैंने एक चीज और बोला था, ई वाला बराबर होता है, आ गया यहां पर बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों गणित को सीखने के लिए ना बेसिक से पढ़ना होगा, और अगर आप कोई भी गणित का कोर्स करना चाहते हैं, सिर्फ गणित का नहीं किसी भी एग्जाम का, तो हमारे मैथ मस्ती ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ मस्ती ऐप पर ना हर एग्जाम का अलग अलग क्लास चलता है, सभी एक्सपर्ट शिक्षक द्वारा। आप मैथ मस्ती ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ मस्ती ऐप जब डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहला इंटरफेस इस तरह का दिखेगा। मैथ मस्ती ऐप में आप रजिस्टर करेंगे अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर, और कोई बड़ा झंझट नहीं है। ऑल कोर्स है, यहां पर क्लिक करिएगा, जो कोर्स आपको चाहिए, जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके कोर्स मिल जाएंगे, सभी एक्सपर्ट शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाते हैं। अभी जैसे मान लीजिए बिहार STET 2025 की तैयारी शुरू कराई जा रही है, अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुआ है। मात्र 499 रुपया में आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, PDF, ये सारी चीजें मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा। और अगर कोई समस्या हो तो 9993965794 और 6299340750 पर आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। आज का क्लास कैसा लगा बताइएगा जरूर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।